Hello students, I am Prachi. Welcome to this channel. So today's our topic is thermal power plant. So what is the thermal power plant? So it is the generating station. ऐसे होता है थर्मल पावर प्लांट. सो ये एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. इसमें हम क्या करते हैं, कोल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. मीन्स इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर फ्यूल दैट इज़ कोल. ये कोल पे डिपेंड होता है. सो दीज आर दी कंटेंट्स. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, जनरेट लेआउट क्या होता है और उसके मेन इक्विपमेंट कौन से होते हैं, वेस्ट जनरेटेड होता है वो कहाँ पे जाता है, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो ये जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने देखा ही है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है ये, और ये पर्टिकुलर फ्यूल पर डिपेंड करती है. इसमें कोल्ड स्टोरेज और कोल हैंडलिंग प्लांट होता है. और जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उस कंस्टिट्यूएंट 75.43% ऑफ द टोटल कैपेटिव एंड नॉन कैपेटिव पावर जनरेटिंग इन इंडिया में 75.43% जो टोटल कैपेटिव एंड नॉन कैपेटिव पावर जनरेशन है इंडिया में, वो थर्मल पावर प्लांट का है. सो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद में हम उसके मेन इक्विपमेंट कौन से हैं वो देखते हैं, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही बड़ा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो वो हम देखेंगे. सो इसके मेन इक्विपमेंट देख लेते हैं. सो इसमें होता है कोल हैंडलिंग प्लांट, पल्वराइजिंग प्लांट, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे बाद में. पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट और इक्विपमेंट इसमें होते हैं. कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, सेकेंड हो गया पल्वराइजिंग प्लांट, थर्ड हो गया बॉयलर, फोर्थ हो गया टर्बाइन, फिफ्थ हो गया कंडेंसर, देन कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स, या कूलिंग टावर ही बोलते हैं हम इसे. फीड वाटर हीटर होते हैं, इकोमाइजर होते हैं, एंड प्री हीटर होता है. तो हम देखते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है, या उसे हम कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं. पहले तो कोल्ड स्टोरेज होता है, फिर कोल हैंडलिंग प्लांट होता है. तो पहले कोल्ड स्टोरेज समझ लेते हैं, उसके बाद में हम कोल हैंडलिंग प्लांट देखेंगे. सो कोल्ड स्टोरेज जो होता है वहाँ पे कोल को स्टोर किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यू हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है. और जबकि फेल्योर आता होगा ट्रांसपोर्टेशन में, कोल को लाने में कभी कोई फेल्योर आ गया, तो तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहे, तो इसीलिए हम कोल को पहले तो स्टोर करके रखते हैं. अब कोल हैंडलिंग प्लांट उसके बाद में आता है. तो कोल हैंडलिंग प्लांट में होता क्या है, सो पहले हम इसका लेआउट देख लेते हैं. उसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले तो होता है कोल्ड स्टोरेज, उसके बाद में होता है कोल हैंडलिंग प्लांट, उसके बाद में होता है बॉयलर. तो हम देख रहे हैं कोल हैंडलिंग प्लांट. तो कोल हैंडलिंग प्लांट में होता क्या है, वहाँ पे ये जो कोल होता है उसे पल्वराइज करते हैं. पल्वराइजेशन मतलब क्या होता है, पल्वराइजिंग का मीनिंग क्या है. तो पल्वराइजेशन इट मीन्स दी कोल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर इसे ब्रेक करते हैं, क्रश करते हैं वेरियस स्मॉल पीसेस में, इसे हम पल्वराइजेशन बोलते हैं. तो कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है कि हम कोल को क्रश करते हैं या तो इसे हम ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस. Here you can see the coal handling plant crushes the stock peeling grade while preparing it for transport to market, and more often than not load the coal into a rail cars or barges. सो ये इतना हमें नहीं समझना, हमें बस इतना ही समझना है कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में होता क्या है. कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में या पल्वराइजिंग प्लांट में होता क्या है, तो वहाँ पे सिर्फ हम इस कोल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या क्रश करते हैं वेरियस स्मॉल पीसेस में, ताकि हम बॉयलर में इससे हीट जनरेट कर सके या फिर उसे हम बर्न कर सके. सो पल्वराइजिंग प्रोसेस में 3 स्टेजेस आती है, फीडिंग, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग. अब पल्वराइजिंग प्लांट में होता क्या है, तो कोल को हम बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड वहाँ पे हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद में हम आते हैं बॉयलर पे. अब हमने फ्लू गैसेस से जनरेट कर लिया. अब क्या होता है कि जनरेटेड फ्लू गैसेस जो ट्यूब के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही उसमें हीट होता है. हमने यहाँ पे बॉयलर में जो ट्यूब कंसिडर किया है, हमने ये फायर ट्यूब कंसिडर किया है, फायर ट्यूब बॉयलर. वैसे तो अनदर टाइप के भी बॉयलर होते हैं या ट्यूब होते हैं. बॉयलर मतलब कि वाटर ट्यूब बॉयलर भी होता है, हमने यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर कंसिडर किया है. सो जब ये फ्लू गैसेस उसमें जाते हैं तो इसमें बहुत ही हीट होती है.
अब ये जो बॉयलर होती है उसमें फ़िल्टर वाटर को हम भेजते हैं। तो वो जो फ़िल्टर वाटर होता है वो क्या करता है, ये जो फ्लू गैसेस होते हैं इसमें की हीट जो होती है वो ये रिसीव करते हैं, एंड ये जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है जबकि ये रिसीव करता है हीट। तो आफ्टर बर्निंग कोल, अब ये कोल जब बर्न हुआ तो उसके बाद में एशेस रहते हैं। तो ये ऐश जो होती है वो ऐश स्टोर्स में स्टोर की जाती है, और ऐश हैंडलिंग प्लांट्स भी होते हैं। हमें देखेंगे हमारे जो लेआउट है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऐश हैंडलिंग प्लांट एंड ऐश स्टोरेज, ऐश हैंडलिंग प्लांट एंड ऐश स्टोरेज। दिस इज द ऐश हैंडलिंग प्लांट आफ्टर द बॉयलर and the ash storage. So after burning the coal, it transferred to the ash handling plant and ash storage. Here see, बॉयलर को हम थर्मल पावर प्लांट का हार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो कोल है उसे हमने बर्न कर लिया, वहाँ पे हीट भी जनरेट हो गई, स्टीम भी प्रोड्यूस हो गई, और ऐश को भी हमने ऐश स्टोरेज प्लांट में स्टोर कर दिया। अब ये जो स्टीम है वो सुपर हीटर में हम भेजते हैं कि वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो। हियर सी, दिस इज़ दी सुपर हीटर। हम स्टीम को सुपर हीटर में भेजते हैं ताकि वहाँ पे हमारी स्टीम जो है वो सुपर हीटेड हो। व्हेन स्टीम इज जनरेटेड इन द बॉयलर, जबकि हमारे बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है तो वहाँ पे बहुत सारे मॉइस्चर कंटेंट होते हैं वो कि अफेक्ट करते हैं हमारे टरबाइन के ब्लेड के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पे कोरोजन भी हो सकता है ब्लेड के ऊपर। सो दैट्स वाई जनरेटिंग स्टीम कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम, इसकी वजह से हम जनरेटिंग स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एंड सुपर हीटेड स्टीम ये क्या होती है, स्ट्राइक होती है टरबाइन ब्लेड पे विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर। उसके हाई प्रेशर के साथ वो टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक होती है, और उसके वजह से वहाँ पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, टरबाइन को स्टार्ट्स करती है रोटेट होने में, मतलब उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होते हैं। सो हियर सी द मेन वाल्व। A valve is connected to the turbine to control the pressure of steam. ये क्या करता है कि स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये जो मेन वाल्व है ये। थर्मल पावर प्लांट में ये जो टरबाइन होते हैं हम इसे प्राइम मूवर भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव, जो कि AUJE दे रहे हैं, या तो जिन्हें बेसिक पता होना इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए हमें क्या होते हैं थर्मल स्टेशंस या जनरेटिंग स्टेशंस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए, इसके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हमने क्या देखा कि टरबाइन को हम प्राइम मूवर भी कह सकते हैं। अभी जो टरबाइन होता है इसका ये शाफ्ट होता है वो जनरेटर से या अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट देता है। अब ये मैकेनिकल इनपुट जब जनरेटर के पास आता है तब ये मैकेनिकल इनपुट या ये जनरेटर या अल्टरनेटर इसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी आ गई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई, और इसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये काम ही है जनरेटर का, हमें सभी को पता है जनरेटर का वर्क ही ये है, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें मिल गई। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई या फिर इलेक्ट्रिक करंट मिल गया या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, उसका नेचर होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर के होते हैं, वो AC नेचर के होते हैं, और हमें वहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है जो कि जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से इंक्रीज़ करते हैं। एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ट्रांसमिट करते हैं नियर लोड सेंटर्स में। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें AC थी तो उसे हमने स्टेप अप कर दिया क्योंकि हमें लॉसेस रिड्यूस करने थे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमने उसे स्टेप अप किया, फिर उसे हमने ट्रांसमिट किया जो कि नियर के लोड सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। अब हम इसे इंक्रीज़ क्यों करते हैं वोल्टेज को, वी इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस द T&D लॉसेस। अब T&D लॉसेस क्या होते हैं, वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, उसे हम रिड्यूस करने के लिए इसे स्टेप अप करते हैं। व्हेन स्टीम स्ट्राइक्स ऑन द टरबाइन, जब ये
टरबाइन ब्लेड पे स्टीम स्ट्राइक होती है तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, हम रिड्यूस करते हैं। सो वो तो देखा ही हमने कि ये मेन वाल्व लगे होते हैं। एंड देन आफ्टर, अब इसके बाद में क्या होता है, इट गोज़ इनटू कंडेंसर। इसके बाद में ये कंडेंसर में जाता है। ये तो टरबाइन पे आ गई और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट कर ली या प्रोड्यूस कर ली। सो उसके बाद में ये जो स्टीम है वो कंडेंसर में आती है। अब कंडेंसर से तो हमें पता ही चलता है कि ये क्या कन्वर्ट करती है। कंडेंसर क्या करता है, वाटर को कंडेंस करता है या फिर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। कंडेंसेशन सभी को पता होता है कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। देन इट फ्लोज ओवर कूलिंग टावर। उसके बाद में ये कूलिंग टावर में फ्लो होता है। कूलिंग टावर में उसके बाद में ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, कूलिंग टावर है, ये उसमें से फ्लो होता है कूलिंग टावर। एंड इट गेट कूल बाय द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। और ये क्या होता है, यहाँ पे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर की एयर होती है उसकी हेल्प से ये कूल होता है, जो हो जाता है। और ये जो सर्कुलेटिंग पंप है ये क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए हेल्प करता है। एंड ये जो वाटर होती है फ्लो होती है अब इकोनोमाइज़र में। यहाँ से ऐसे इकोनोमाइज़र यहाँ पे आप दिख रहा है, ये इकोनोमाइज़र है। सो यहाँ पे ये फ्लो किया जाता है। यहाँ पे वाटर भी आता है और फ्लू गैसेस जो होते हैं एक्स्ट्रा वो भी आते हैं। सो हीट ऑफ फ्लू गैसेस ट्रांसफर इनटू वाटर कूलिंग फ्रॉम फीड वाटर पंप। ये जो फीड वाटर पंप है इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लू गैसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर कूलिंग में कन्वर्ट होते हैं। एंड हॉट वाटर जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है बॉयलर में, विच इंक्लूड द इफ़िशियंसी ऑफ स्टीम। उसमें क्या होती है, स्टीम की इफ़िशियंसी होती है, उसे वो इंक्रीज़ करते हैं। अब ये जो हॉट वाटर बॉयलर में आ गया तो उसके बाद में क्या होता है, ये रैपिडली कन्वर्ट होता है स्टीम में। व्हेन हॉट वाटर इज कम्स टू द बॉयलर देन इट रैपिडली कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। एंड ये जो इकोनोमाइज़र होता है वो उसका काम क्या होता है कि वो ओवरऑल इफ़िशियंसी जो होती है स्टीम की उसे वो इंक्रीज़ करता है एंड स्ट्रेस जो होता है उसे वो रिड्यूस करता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में क्या होता है, ये जो फ्लू गैसेस होते हैं वो प्री हीटर में जाते हैं। यहाँ पे आपको प्री हीटर दिख रहा होगा, ये जो प्री हीटर है वहाँ पे उसके बाद ये बॉयलर के बाद यहाँ पे प्री हीटर में फ्लू गैसेस जाते हैं। अब ये जो प्री हीटर होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट फैन होते हैं उसमें, वो रिसीव करता है एयर को। एंड ये जो एयर होती है वो फ्लू गैसेस की जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करती है या रिसीव करती है और वो हॉट एयर बनती है। अब ये जो हॉट एयर होती है वो फर्नांस में हम इसे भेजते हैं या फिर वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है फर्नांस में। बॉयलर का जो फर्नांस होता है वहाँ पे ये जाती है। उसकी वजह से फर्नांस का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, जो फ्लू गैसेस होती है या तो स्मोक होता है वो एग्ज़िट होती है थ्रू चिमनीज़ के। अगर आपने कोई पावर प्लांट देखे होंगे तो वहाँ पे वो बहुत लंबी हाइट पे या तो ज़्यादा हाइट पे वहाँ पे आपने चिमनीज़ देखे होंगे। तो उसमें से क्या होती है कि ये जो फ्लू गैसेस होती है या स्मोक होती है वो बाहर आती है। उस चिमनीज़ की हाइट बहुत ही लार्ज होती है, किसके लिए कि वो प्रोटेक्ट कर सके लोकल एरिया को एयर पोल्यूशन से। बट फिर भी थोड़ा सा एयर पोल्यूशन होता ही है बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये सेम प्रोसेस रिपीट होती है एंड कंटिन्यूसली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दस इन थर्मल पावर प्लांट हमने क्या देखा, दस इन द थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोल। हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल की हेल्प से। तो उसके बहुत सारे पार्ट पे हमने देखे, वाटर हैंडलिंग प्लांट क्या होता है, ऐश हैंडलिंग प्लांट क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, एयर प्री हीटर देखा, वेस्ट हैंडलिंग में क्या होता है वो भी हमने देखा। जो हमने कंटेंट देखे थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए है। इकोनोमाइज़र क्या होता है वो भी देखा। फीड वाटर हीटर देखा, फीड वाटर हीटर में क्या होता है। अब फीड वाटर हीटर का एक बार पिक्चर देख लेते हैं, ऐसे होता है फीड वाटर हीटर।
इसके बाद में हमने देखा एश हैंडलिंग प्लांट, वाटर हीटर हैंडलिंग प्लांट। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। कुछ एडवांटेजेस भी है इसके। तो ये क्या करता है, जो इसका फ्यूल यूज़ होता है वो बहुत ही चीप है, मतलब ये सस्ता पड़ता है। जैसे कि न्यूक्लियर में जो फ्यूल यूज़ होता है वो बहुत ही महंगा होता है। एंड इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रो एंड न्यूक्लियर उससे कम है। और जहाँ पे कोल होता है वहाँ पे हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसका एरिया भी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर एंड हाइड्रो। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो फर्स्ट है, इट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स। इसमें क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पोल्यूट करता है एरिया को। हमने देखा कि थोड़ा सा तो करता है, मतलब ये बट ये अब ये थोड़ा सा नहीं करता। जब ये थर्मल पावर प्लांट आए होंगे तब वहाँ पे सोचा होगा कि ये कम करते हैं पोल्यूशन, बट हमने अब देखा है कि आप इससे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा है। सो इसका ये डिसएडवांटेजेस है। इसलिए हम अब क्या करने लग गए हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करने लग गया है। सेकेंड है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ये हाई है और इसे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है वो भी हाई है। सो ये इसके डिसएडवांटेज है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू।